Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In this lecture series of complex analysis, now we are going to talk about sufficient condition for a function to be analytic. उससे पहले हमें ये एक दो रिलेशन के बारे में देखना है. मसलन ये मैंने एक फंक्शन लिया f of x इक्वल एक्स स्क्वायर. मुझे पता है अगर मैं इसका डेरिवेटिव फाइंड करूँ तो मुझे इसका डेरिवेटिव 2x मिलेगा. वो डेरिवेटिव की डेफिनेशन ये मैंने लिख दी कि लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 f of x प्लस डेल्टा एक्स माइनस f of x बाय डेल्टा एक्स. अब इस फंक्शन की फर्स्ट डेरिवेटिव जो है उसकी वैल्यू हम पॉइंट 2 पे मालूम करते हैं, यानी x इक्वल 2 पे. तो वो चूँकि इसका डेरिवेटिव मुझे 2x मिला है तो x को जब मैं 2 से रिप्लेस करूँगा तो मुझे इसके फर्स्ट डेरिवेटिव की 2 पे वैल्यू जो है वो 4 मिल जाएगी. अब ज़रा मुझे ये रिलेशन देखनी है जो इस डेफिनेशन में, जो डेरिवेटिव की डेफिनेशन में ये जो एक्सप्रेशन लिखी गई है f of x प्लस डेल्टा एक्स माइनस f of x बाय डेल्टा एक्स. ये मैंने ले ली. डेल्टा एक्स को मैंने लेट कर लिया 0.1. अब f of x प्लस डेल्टा एक्स यानी x जो है वो पॉइंट है जिस पे आपने ऊपर वैल्यू फाइंड की हुई है डेरिवेटिव की, और वो 2 है. मैंने x को 2 से रिप्लेस किया, डेल्टा x को 0.1 से, माइनस f ऑफ 2 बाय डेल्टा एक्स 0.1. अब 2 और 0.1 बनता है 2.1, यानी फंक्शन जो है उसकी वैल्यू 2.1 पे. फंक्शन तो था आपके पास x स्क्वायर, इसका मतलब क्या है 2.1 स्क्वायर. तो 2.1 स्क्वायर मुझे मिलेगा 4.41 माइनस f ऑफ 2 यानी फंक्शन की वैल्यू 2 पे. तो वो क्या मिलेगी आपको 4. इन दोनों का डिफरेंस 0.41. जब उसको डिवाइड करूँगा 0.1 पे तो मुझे मिलेगा 4.1. मतलब क्या है कि मुझे डेरिवेटिव की वैल्यू क्या मिली थी 2 पे 4 मिली थी, लेकिन डेरिवेटिव जिसके इक्वल है उस एक्सप्रेशन को मैंने देखा विदाउट लिमिट, तो मुझे इसकी वैल्यू जो है वो क्या मिल रही है 4.1. इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इस एक्सप्रेशन को विदाउट लिमिट डेरिवेटिव के इक्वल लिखूं तो ये इसके इक्वल नहीं आएगा जब तक मुझे इसमें से कोई पॉजिटिव नंबर जो है वो सब्ट्रैक्ट ना करना पड़े. तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो मैंने वैल्यू फाइंड की है इस एक्सप्रेशन की f ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स माइनस f ऑफ x बाई डेल्टा एक्स, इसमें से मैं एक पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन माइनस कर रहा हूँ. तो इसकी वैल्यू चूँकि मुझे 4.1 मिली है तो उसमें से जब मैं 0.1 माइनस करूँगा तो मुझे रिज़ल्ट क्या मिलेगा 4. और 4 ही असल में रिज़ल्ट था फंक्शन के फर्स्ट डेरिवेटिव का एट पॉइंट 2. तो किसी भी फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है उसकी वैल्यू किसी पॉइंट पे इस एक्सप्रेशन के इक्वल होती है. वैसे तो डेरिवेटिव की जो डेफिनेशन है वो ये होती है, लेकिन अगर आप इसमें से इस लिमिट को हटा दें तो फिर डेरिवेटिव आपका इस एक्सप्रेशन के इक्वल नहीं रहेगा. इसमें से आपने कुछ ना कुछ माइनस करना है जिसकी मदद से फिर ये दोनों जो हैं ये सेम आएंगे, जैसा कि हमने एग्जांपल में देख लिया है. तो अब मैं क्या करता हूँ, डी बाई डी एक्स इक्वल टू ये एक्सप्रेशन लिखता हूँ सारी. इसमें से माइनस एप्सिलॉन को मैं लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट कर रहा हूँ. उसके बाद ये जो डिनोमिनेटर में राइट साइड पे डेल्टा एक्स है इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे मिलेगा f ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स माइनस f ऑफ x इक्वल डेल्टा एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस एप्सिलॉन डेल्टा एक्स. ये रिज़ल्ट चूँकि आगे हमारे थ्योरम में यूज़ होगा इस वजह से इसे यहाँ पे प्रूव करना मैंने मुनासिब समझा. अब देखें आपके पास एक कम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन है. तो कम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन का हमें पता है कि उसके 2 पार्ट होते हैं, एक रियल और एक इमेजिनरी. रियल को हम u(x)y, इमेजिनरी को v(x)y लिखते हैं, और ये दोनों u और v जो हैं ये फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल x एंड y होते हैं. यहाँ पे मैं u का जो है पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कंसिडर कर रहा हूँ. तो जैसे ये हमने फंक्शन का डेरिवेटिव लिखा था, ये चूँकि सिंगल वेरिएबल था तो इसलिए इसका डेरिवेटिव हमने इस तरह से लिखा कि चेंज सिर्फ किस में आएगी, x में. अब u जो है ये फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल है, आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो चेंज सिर्फ आपके
वेरिएबल x में आएगी, y आपका एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा। तो ये देखें हमने उसी तरह से फिर इसे लिखा x प्लस डेल्टा एक्स, सिर्फ इंक्रीमेंट जो है वो x में ऐड होगी, y आपका उसी तरह से रहेगा माइनस यू एक्स वाई बाई डेल्टा एक्स। अब इसको अगर मैं विदाउट लिमिट लिखूँ, इस लिमिट को मैं हटा दूँ, तो पार्शियल यू बाई पार्शियल एक्स कभी भी यू एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई माइनस यू एक्स वाई बाई डेल्टा एक्स के इक्वल नहीं रहेगा जब तक मैं इसमें से कुछ माइनस ना करूं, जैसा कि हमने यहाँ पे एग्जांपल में देख भी लिया है। तो इस माइनस एप्सिलॉन को मैं इस साइड पे शिफ्ट करता हूँ तो इधर जाके ये प्लस हो जाएगा, और फिर डेल्टा एक्स से जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो इसको मैं इस तरह से लिख लूँगा। इसी तरह से आप पार्शियल u बाई पार्शियल वाई को पार्शियल v बाई पार्शियल एक्स पार्शियल v बाई पार्शियल वाई, जो u और v के पार्शियल डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू x और y, उन सब को भी आप इस तरह से लिख सकते हैं। तो जो डेरिवेटिव है, एक तो उसकी डेफिनेशन ये है कि इस तरह से आप लिख सकते हैं, या उसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, पार्शियल u बाई पार्शियल एक्स इक्वल लिमिट x अप्रोचेस टू ज़ीरो, जब पॉइंट आपका ज़ीरो हो, ज़ीरो पे आप डेरिवेटिव चेक कर रहे हैं, तो इस तरह से इसे लिखा जा सकता है। अब इस रिज़ल्ट को हमने आगे यूज़ करना है, इसको भी और इसको भी। तो असल में हमारा जो थ्योरम था वो ये था कि हमने सफिशेंट कंडीशंस देखनी थी कि कौन सी कंडीशन फुलफ़िल हो रही हो तो हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन जो है ये एनालिटिक फंक्शन है। जैसा कि हमने नेसेसरी कंडीशन में देखा था कि अगर कोई फंक्शन एनालिटिक हो तो उस पर CR इक्वेशन जो है, काशी-रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही होती हैं, वो नेसेसरी कंडीशन थी। और सफिशेंट कंडीशन के अगर कोई फंक्शन एनालिटिक हो तो कौन कौन सी कंडीशन फुलफ़िल हो रही हो तो फिर वो एनालिटिक होगा, ये आज हमने देखना है। इसमें आपके पास एक फंक्शन है एफ ऑफ जी इक्वल यू प्लस योटा वी, जिसमें u और v दोनों चूँकि फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल x एंड y है, इन दोनों का कंटिन्यूस होना और इनके जो पार्शियल डेरिवेटिव है, पार्शियल u बाई पार्शियल x, पार्शियल u बाई पार्शियल y, पार्शियल v बाई पार्शियल x और पार्शियल v बाई पार्शियल y, उन चारों डेरिवेटिव का भी कंटिन्यूस होना ज़रूरी है। यानी दो कंडीशंस है, पहले नंबर पे u और v का खुद कंटिन्यूस होना और फिर इनके जो चार पार्शियल डेरिवेटिव मिलते हैं उनका भी कंटिन्यूस होना ज़रूरी है। फिर अगर CR इक्वेशन जो है वो भी सेटिस्फाई हो रही हो तो फिर हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन एनालिटिक है। यानी किसी फंक्शन के एनालिटिक होने के लिए कौन कौन सी कंडीशंस ज़रूरी हैं कि उस फंक्शन के जो दो पार्ट्स हैं, रियल और इमेजिनरी पार्ट, उन दोनों का कंटिन्यूस होना और उनके जो आपको चार पार्शियल डेरिवेटिव मिलते हैं उन चारों पार्शियल डेरिवेटिव का भी कंटिन्यूस होना ज़रूरी है। और फिर अगर CR इक्वेशन जो है वो भी सेटिस्फाई हो रही हूँ तो फिर हम वसूख से कह सकते हैं कि ये फंक्शन एनालिटिक है। अगर इनमें से एक भी कंडीशन जो है वो फुलफ़िल ना हो रही हो तो फंक्शन आपका एनालिटिक नहीं हो सकता। और जब वो एनालिटिक होगा तो एनालिटिक मीन उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर है, तो उसका डेरिवेटिव जो है वो फिर हम इस तरह से लिख लेंगे, पार्शियल u बाई पार्शियल x प्लस योटा पार्शियल v बाई पार्शियल x, या CR इक्वेशन का यूज़ करके हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि CR इक्वेशन जो है वो हम ऊपर कह चुके हैं कि वो सेटिस्फाई हो रही होंगी, क्योंकि ये भी सफिशेंट कंडीशन है किसी फंक्शन के एनालिटिक होने के लिए। तो जब इस पे CR इक्वेशन का यूज़ करेंगे तो हम उसी फर्स्ट डेरिवेटिव को इस तरह भी लिख सकेंगे। अब इसको हमने प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम अज्यूम कर लेते हैं कि फंक्शन जो एफ ऑफ जी था उसके दोनों पार्ट u और v ये खुद भी कंटिन्यूस हैं और इनके फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव भी कंटिन्यूस हैं, और इसके अलावा CR इक्वेशन जो है वो भी होल्ड कर रही हैं। ये सारी कंडीशंस हमने अज्यूम कर ली हैं। अब हमने फिर इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो देखना है, इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। क्योंकि फंक्शन के एनालिटिक होने के लिए हमने सफिशेंट कंडीशन देखी कि फंक्शन के दोनों पार्ट्स का कंटिन्यूस होना, उनके पार्शियल डेरिवेटिव का कंटिन्यूस होना ज़रूरी है। इसके अलावा CR इक्वेशंस होल्ड कर रही हूँ तो फिर फंक्शन आपका एनालिटिक होगा। तो जो भी कंडीशंस हैं वो सारी हमने यहाँ पे अज्यूम कर लिए हैं कि फंक्शन के दोनों पार्ट u और v खुद भी कंटिन्यूस हैं, इनके फर्स्ट पार्शियल ऑर्डर डेरिवेटिव भी कंटिन्यूस हैं, CR इक्वेशन जो हैं वो भी होल्ड कर रही हैं। तो हमें प्रूव क्या करना है कि एफ ऑफ जी प्राइम जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है और जो एग्जिस्ट कर रहा है वो इसके
ठीक है। अब ज़रा देखें एफ ऑफ जी हमें पता है u प्लस एटा वी के इक्वल होता है। u और v दोनों फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई होते हैं। मैं क्या करता हूँ, फंक्शन में थोड़ी सी इंक्रीमेंट कर लेता हूँ, यानी डेल्टा जी इसमें ऐड करता हूँ। तो क्योंकि z जो है वो x प्लस एटा वाई होता है, तो डेल्टा जी को हम फिर लिखेंगे डेल्टा x प्लस एटा डेल्टा वाई। तो जब z में एडिशन होगी तो इसके जो दोनों पार्ट्स हैं जो कोई फंक्शन ऑफ x एंड y है, उनमें भी x में भी एडिशन होगी और y में भी एडिशन होगी। तो u को फिर हम इस तरह से लिख लेंगे ux प्लस डेल्टा x y प्लस डेल्टा वाई। पहले ये था सिर्फ uxy, तो x में भी डेल्टा x ऐड होगा, y में भी डेल्टा y ऐड होगा। इसी तरह से vxy जो है उसको हम लिख लेंगे vx प्लस डेल्टा x और y प्लस डेल्टा y। अब हमने कंसिडर किया, हम असल में जो डेरिवेटिव की डेफिनेशन है वो फुलफिल करवाना चाह रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, एफ ऑफ जी प्लस डेल्टा जी माइनस एफ ऑफ जी, इन दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं। एफ ऑफ जी प्लस डेल्टा जी हमने ये लिखा है, ये लिखा माइनस एफ ऑफ जी लिख लिया। अब हम इसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं यू एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई और वी एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई। यानी ये वाला फर्स्ट जो है इसको हम u में इन दो u को अलग कर लेंगे और इनमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, और v वाली टर्म जो है उनको अलग कर लेंगे, उनमें इसे ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये मैंने टर्म लिखी पहले ये, उसके बाद इसकी जो टर्म मैंने सब्ट्रैक्ट करनी थी वो लिखी, फिर इसकी टर्म जो मैंने ऐड करनी थी वो लिखी, और उसके बाद ये। इसी तरह से एटा वाली यानी v वाली टर्म, उनमें से मैंने एटा कॉमन किया, v वाली ये टर्म लिखी, उसके बाद इसको जो मैंने एज आ सब्ट्रैक्शन में लिखना था ये टर्म लिखी, फिर जब मैंने इसको एज एडिशन लिखना था ये लिखी, और फिर ये टर्म लिखी। इनमें से देखें ये रिज़ल्ट पहले हम लिख चुके हैं कि यू एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस यू एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई इक्वल टू, इसको हम ये लिख सकते हैं, ये हम पहले देख चुके हैं। ये हमने लिखा था यू एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई माइनस यू एक्स वाई इक्वल टू डेल्टा एक्स पार्शियल यू बी पार्शियल एक्स प्लस एप्सिलॉन डेल्टा एक्स। अब इसमें देखें जो इंक्रीमेंट है वो सिर्फ एक्स में है, इसका मतलब क्या है, फंक्शन क्या है, फंक्शन यू है और इंक्रीमेंट है एक्स में। इसका मतलब क्या है कि इसको हम लिख सकते हैं पार्शियल यू बी पार्शियल एक्स, क्योंकि ये 2 वेरिएबल फंक्शन है, वाई जो है वो चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ एक्स आपका चेंज हो रहा है। तो पार्शियल यू बी पार्शियल एक्स डेल्टा एक्स प्लस एप्सिलॉन डेल्टा एक्स। इसी तरह से वहाँ इसमें देखें चेंज जो है वो किस में है, y में, ये y प्लस डेल्टा वाई और यहाँ पे सिर्फ y है, जबकि x प्लस डेल्टा x और x प्लस डेल्टा x ये दोनों में सेम आ रहा है। तो ये एज अ कांस्टेंट ट्रीट हो रहा है, चेंज आ रही है y में। तो फिर इसे क्या लिखा जाएगा, उसी फार्मूला के तहत पार्शियल यू बी पार्शियल y डेल्टा y प्लस एप्सिलॉन 1 डेल्टा वाई। वहाँ पे हमने एप्सिलॉन लिखा क्योंकि हमें ज़रूरत ही एक थी, लेकिन यहाँ पे हमें 4 की ज़रूरत होगी, इसलिए हम एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 और इसी तरह से एप्सिलॉन 1 प्राइम और एप्सिलॉन 2 प्राइम इस तरह से लिख लेंगे, ठीक है। तो फिर इसको मैं रिड्यूस करके ये जो मेरे पास ये इक्वेशन आ रही है इसको मैं रिड्यूस करके लिख सकता हूँ एफ ऑफ जी प्लस डेल्टा जी माइनस एफ ऑफ जी इक्वल, ये जो है इसकी जगह अभी हमने देखा कि हम ये लिख सकते हैं, ये लिखा इसकी जगह, प्लस ये जो है इसमें देखें इसमें भी x में चेंज आ रही है, तो इसे भी हम उसी तरह से लिख सकते हैं डेल्टा एक्स पार्शियल यू बी पार्शियल एक्स प्लस एप्सिलॉन 2 डेल्टा एक्स प्लस एटा। अब यहाँ देखें यहाँ किस में चेंज है, x में चेंज है, y आपका कांस्टेंट रेट हो रहा है, तो इसे फिर हम लिखेंगे डेल्टा एक्स पार्शियल वी बी पार्शियल एक्स प्लस एप्सिलॉन 1 प्राइम डेल्टा एक्स। ये भी कोई नंबर है, ये डेरिवेटिव नहीं है एप्सिलॉन 1 का, ये कोई नंबर है और इससे डिफरेंट नंबर है, इसलिए मैंने इसे एप्सिलॉन 1 प्राइम लिख लिया। एप्सिलॉन 3 भी लिखा जा सकता था क्योंकि 2 तक हम पहले लिख चुके हैं। प्लस ये जो है इसको मैं लिख सकता हूँ, ये चूँकि चेंज इसमें y में आ रही है, जैसे डेल्टा वाई पार्शियल वी बी पार्शियल वाई प्लस एप्सिलॉन 2 प्राइम डेल्टा वाई, ये लिखा जा सकता है। अब क्योंकि हम ऊपर अज्यूम कर चुके हुए हैं कि सी आर इक्वेशन जो है जो कि पार्शियल यू बी पार्शियल एक्स इक्वल पार्शियल वी बी पार्शियल वाई और पार्शियल वी बी पार्शियल एक्स इक्वल टू माइनस पार्शियल यू बी पार्शियल वाई के इक्वल होती हैं, ये सेटिस्फाई करती हैं, ये हम स्टेटमेंट में लिख चुके हैं कि सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही हैं।
तो सी आर इक्वेशन का फिर हम इस इक्वेशन में जो है वो यूज़ करते हैं। ये वही इक्वेशन हमने लिखी। अब हम क्या करते हैं, इसमें जो डेरिवेटिव है वो एक्स और वाई दोनों के रिस्पेक्ट में आ रहे हैं। मैं क्या करता हूँ, सबको एक्स के रिस्पेक्ट में चेंज कर लेता हूँ। तो मुझे पता है पार्शियल यू बाई पार्शियल वाई जो है ये माइनस पार्शियल वी बाई पार्शियल एक्स के इक्वल होता है। तो ये मैंने उसकी जगह पे माइनस पार्शियल वी बाई पार्शियल एक्स लिख लिया। ये पहले सी पार्शियल यू बाई पार्शियल एक्स है, ठीक है। डेरिवेटिव मैंने विद रिस्पेक्ट टू एक्स रखना है। इसी तरह से ये विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, ये विद रिस्पेक्ट टू वाई, और पार्शियल वी बाई पार्शियल वाई मुझे पता है पार्शियल यू बाई पार्शियल एक्स के इक्वल होता है, तो वो लिख लिया। इनमें से अब मैंने पार्शियल यू बाई पार्शियल एक्स यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, इसे कॉमन किया तो यहाँ से मुझे डेल्टा एक्स मिला और यहाँ से मुझे ये अयोटा और साथ डेल्टा वाई मिल गया। प्लस अब मैं डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स लिख रहा हूँ। मैंने अयोटा डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स कॉमन किया, ये देखें ये है अयोटा पार्शियल वी बाई पार्शियल एक्स और डेल्टा एक्स। अयोटा पार्शियल वी बाई पार्शियल एक्स को कॉमन किया, यहाँ से मेरे पास रहेगा डेल्टा एक्स और यहाँ से जो है ये माइनस डेल्टा वाई है। तो लेकिन जब इस अयोटा को और इस अयोटा को मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे माइनस डेल्टा वाई ही मिलेगा। सिर्फ मैंने यहाँ से अयोटा कॉमन कर लिया ताकि मेरे पास ये वाली फॉर्म जो है यहाँ भी बन रही हो। प्लस डेल्टा एक्स, अब डेल्टा एक्स मैंने कॉमन किया, ये है डेल्टा एक्स, तो यहाँ से मुझे मिला एप्सिलॉन 2 और यहाँ से डेल्टा एक्स के साथ आ रहा है अयोटा एप्सिलॉन 1 प्राइम। इसी तरह से जब मैंने डेल्टा वाई कॉमन किया तो यहाँ से मुझे एप्सिलॉन 1 मिला और यहाँ से मुझे अयोटा एप्सिलॉन 2 प्राइम मिल गया। ये जो है ये मेरे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है, इसको मैं डेल्टा 1 कह लेता हूँ। ये चूँकि कम्प्लेक्स नंबर है तो डेल्टा 1 भी आपके पास कोई कम्प्लेक्स नंबर ही है, सिर्फ इससे जान छुड़वाने के लिए मैंने इसको इन शॉर्ट डेल्टा 1 लिख लिया। इसी तरह से ये जो दूसरा नंबर था एप्सिलॉन 1 प्लस अयोटा एप्सिलॉन 2 प्राइम, इसको मैंने डेल्टा 2 कह लिया ताकि मेरी जो इक्वेशन है वो शॉर्ट हो जाए। अब देखें एफ ऑफ जी प्लस डेल्टा जी माइनस एफ ऑफ जी इक्वल, इससे पार्शियल यू भी पार्शियल एक्स और साथ ये उसी तरह से सिर्फ चेंज किया ये डेल्टा एक्स और इसके साथ ये जो नंबर है इसको मैंने डेल्टा 1 कह लिया, ये डेल्टा 1। इसी तरह से डेल्टा वाई और इस नंबर को मैंने क्या कह दिया हुआ है डेल्टा 2, ये लिख दिया। अब देखें डेल्टा एक्स प्लस अयोटा डेल्टा वाई इधर भी है और इधर भी है, इसी अगर मैं दोनों से कॉमन करूं तो मुझे क्या मिलेगा पार्शियल यू भी पार्शियल एक्स प्लस अयोटा पार्शियल वी भी पार्शियल एक्स, बाकी दोनों टर्म्स उसी तरह से। अब मैं क्या करता हूँ, इस पूरी इक्वेशन को डेल्टा जी यानी डेल्टा एक्स प्लस अयोटा डेल्टा वाई पे डिवाइड कर देता हूँ। तो ये जब मैंने डिवाइड किया तो इसके साथ चूँकि डेल्टा एक्स प्लस अयोटा डेल्टा वाई आ रहा है तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये रह जाएगा सिर्फ, और ये जो है इसको क्या किया जाएगा, इस पर डिवाइड किया जाएगा। ये चूँकि एक्स और वाई की फॉर्म में है तो इसको एक्स और वाई की फॉर्म से ही डिवाइड किया जाएगा, और ये जी की फॉर्म में है इसको डेल्टा जी से डिवाइड कर लें तो ये आपको इक्वेशन मिलेगी। ठीक है, अब इसमें से ये जो फर्स्ट टर्म है राइट हैंड साइड पे इसको मैं लेफ़्ट में ट्रांसफ़र कर रहा हूँ और राइट साइड पे सिर्फ ये रह जाएगी। मॉड अप्लाई किया, ये मॉड लेफ़्ट साइड का और राइट साइड का। राइट साइड में देखें इसको हम दो टर्म के सम के तौर पर लिख सकते हैं, यानी नामिनेटर में दो टर्म आ रही हैं, फर्स्ट टर्म को भी डिनोमिनेटर पर डिवाइड किया, एक टर्म बन गई, सेकंड को उस पर डिवाइड किया, ये दूसरी टर्म बन गई। अब हम एक प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं मॉड की, यानी Z1 प्लस Z2 मॉड हो तो उसे हम लिख सकते हैं लेस देन और इक्वल टू Z1 मॉड प्लस Z2 मॉड, यानी अगर दो कम्प्लेक्स नंबर के सम का मॉड हो तो वो लेस देन और इक्वल होगा दोनों कम्प्लेक्स नंबर के मॉड और उनका सम। तो ये उन दोनों कम्प्लेक्स नंबर के मॉड और उनका सम है, और ये जो है ये इससे ग्रेटर होगा। इसको मैंने इसी तरह से लिखा, ये लेफ़्ट साइड लिख ली, ये लेस देन इक्वल दोनों टर्म्स लिखी। इनमें से देखें कि अगर आपके पास दो कम्प्लेक्स नंबर के प्रोडक्ट का मॉड हो तो उनको भी अलग अलग किया जा सकता है। तो डेल्टा 1 का मॉड अलग कर लिया, डेल्टा एक्स बाय ये जो डिनोमिनेटर में इसका मॉड अलग, इसी तरह से यहाँ डेल्टा 2 का मॉड और इसका मॉड अलग। अब डेल्टा 1 और डेल्टा 2 हम पीछे देख चुके हैं कि ये दोनों कम्प्लेक्स नंबर हैं, और कम्प्लेक्स नंबर का मॉड आपको पता है एक रियल नंबर मिलता है। कम्प्लेक्स नंबर का मॉड हम कैसे अप्लाई करते हैं, उसके रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस उसके इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर
दोनों का सम और स्क्वायर रूट, और वो आपको ऑलवेज एक पॉजिटिव रियल नंबर मिलता है। तो इन दोनों का मॉड जो है वो तो मुझे पॉजिटिव नंबर मिलेगा, और उसको मैं ऐसे ही लिखा रहने दूंगा डेल्टा 1 मॉड प्लस डेल्टा 2 मॉड। असल में देखना हमने इन दो रिलेशंस को है, ये वही स्टेप लिखा। इसमें देखें डेल्टा एक्स बाय डेल्टा एक्स प्लस योटा डेल्टा वाई मॉड, ये भी लेस देन 1 है, और डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स प्लस योटा डेल्टा वाई मॉड ये भी लेस देन 1 है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि ये आपके पास डिनोमिनेटर में एक कम्प्लेक्स नंबर है, और जो नॉमिनेटर में है ये उसी कम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है। तो जब भी आपके पास एक कम्प्लेक्स नंबर हो तो आप उसका मॉड लें, तो जो उसके रियल पार्ट का मॉड या इमेजिनरी पार्ट का मॉड होता है वो हमेशा उस कम्प्लेक्स नंबर के मॉड से या लेस होता है और या उसके इक्वल होता है। इक्वल तब होगा अगर आपने रियल पार्ट को जो है वो लिया हुआ है तो उसका इमेजिनरी पार्ट जो है वो ज़ीरो, और अगर आपने इमेजिनरी पार्ट को कंसीडर किया हुआ तो रियल पार्ट ज़ीरो, तो तब वो इक्वल हो सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपने एक नंबर ऐसा लिया है जिसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों हैं, मसलन एक नंबर मैं लेता हूँ 2 + 3 अयोटा, तो ये जो कम्प्लेक्स नंबर मैंने 2 + 3 अयोटा लिया है इसका मॉड मुझे क्या मिलता है? 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, इन दोनों का सम 13 और उसका स्क्वायर रूट यानी 13 स्क्वायर रूट। 13 स्क्वायर रूट जो है ये बनता है 3 पॉइंट समथिंग। अब इसका रियल पार्ट था मेरे पास सिर्फ 2 का मॉड भी मुझे क्या मिलेगा? 2। तो जब 2 को मैं 13 स्क्वायर रूट पे डिवाइड करूंगा तो मुझे जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा? लेस देन 1। इसी तरह से अब इसका इमेजिनरी पार्ट ले, इमेजिनरी पार्ट इसका हमने लिया हुआ है 3 अयोटा, तो इमेजिनरी पार्ट आपने लेना है 3 का स्क्वायर जो है मॉड आपको मिलेगा 3, जबकि 2 + 3 अयोटा का मॉड जो है वो आपको 13 स्क्वायर रूट मिला हुआ है। तो 3 बाय स्क्वायर रूट 13, तो ये आपको क्या मिलेगा? ये भी लेस देन 1 मिलेगा। तो उसी को हमने ये लिखा हुआ है इन जनरल कि ये दोनों जो हैं ये क्या हैं? इनके मॉड लेस देन 1 है। तो जब मैं इन दोनों की जगह पे, यानी ये जो यूज़ हो रहा है और ये जो यूज़ हो रहा है, इन दोनों की जगह पे मैं एक मुकम्मल नंबर यूज़ करता हूँ। मसलन ये दोनों खुद लेस देन 1 है, मैं इन दोनों को 1 के इक्वल लिख लेता हूँ। तो फिर ये साइड जो है ये इस साइड के बराबर नहीं रहेगी, ये उससे बड़ी हो जाएगी। पहले ये है कि या तो बराबर है और या लेस है, ये वाली साइड जो है, लेकिन अब ये स्ट्रिक्टली लेस हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये जो नंबर हैं इन नंबर से बड़े नंबर हमने इनकी जगह रिप्लेस कर ली, यानी ये नंबर जो है ये भी लेस देन 1 है, ये नंबर भी लेस देन 1 है। तो लेस देन 1 की मौजूदगी में ये साइड जो है इस साइड से या ग्रेटर है और या इक्वल है। तो जब मैं इससे बड़ा नंबर और इससे बड़ा नंबर, यानी ये खुद तो लेस देन 1 है, मैं इसकी जगह 1 यूज़ कर लूँ, ये भी लेस देन 1 है, इसकी जगह भी 1 यूज़ कर लूँ, तो फिर ये साइड जो है ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर हो जाएगी इस साइड से। ठीक है, तो ये मैंने लिख लिया उससे कि ये लेफ़्ट साइड लेस देन होगी। यहाँ तो हमने इस सारे की जगह 1 यूज़ कर लिया, तो डेल्टा 1 मॉड, प्लस इस सारे की जगह जो है ना वो भी 1 यूज़ कर लिया, तो ये डेल्टा 2 मॉड। तो ये पहले लेस देन इक्वल था, अब ये लेस देन हो जाएगा। और ये चूँकि पीछे हम जिक्र कर चुके हैं कि ये दोनों कम्प्लेक्स नंबर थे, तो कम्प्लेक्स नंबर के मॉड जो है वो पॉजिटिव रियल नंबर होते हैं, तो 2 पॉजिटिव रियल नंबर का सम जो है वो भी आपको एक पॉजिटिव नंबर मिलेगा, जिसको हमने एप्सिलॉन कह लिया। यानी ये क्या है? ये लेस देन एप्सिलॉन है। तो ये तो डिफरेंशियबिलिटी की डेफिनेशन फुलफिल हो रही है। इसका मतलब क्या है कि एफ प्राइम जी जो है वो किसके इक्वल होगा? इसके इक्वल, क्योंकि ये डिफरेंशियबिलिटी के टॉपिक में हम देख चुके हैं कि जो फार्मल डेफिनेशन होती है फंक्शन के डेरिवेटिव की ये होती है। तो फंक्शन का जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो फिर हमें मिला पार्शियल यू बी पार्शियल एक्स प्लस योटा पार्शियल वी बी पार्शियल एक्स। सी आर इक्वेशन हम ऊपर लिख चुके हैं कि वो होल्ड कर रही हैं, तो उनका यूज़ करते हुए हम इनको लिख सकते हैं। पार्शियल यू बी पार्शियल एक्स को लिखा जा सकता है पार्शियल वी बी पार्शियल वाई, और पार्शियल वी बी पार्शियल एक्स को लिखा जा सकता है माइनस पार्शियल यू बाई पार्शियल वाई। इसी तरह से दोबारा अगर आप सी आर इक्वेशन का यूज़ करें, ये देखें दोनों जो हैं ये विद रिस्पेक्ट टू
एक्स लिखे हुए हैं, ये दोनों विद रिस्पेक्ट टू वाई लिखे हुए हैं, तो आप इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक टर्म और विद रिस्पेक्ट टू वाई भी लिख सकते हैं। ठीक है, यानी ये टर्म आप इसी तरह से रहने दें, इस पे सिर्फ सी आर इक्वेशन का यूज़ कर लें तो ये आपको ये मिले। तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव जो हम इन 3 वे से किसी तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये जो है ये इसका डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट कर रहा है और ये एनालिटिक फंक्शन भी है। क्यों? क्योंकि जो भी इसके लिए हमें पॉसिबल कंडीशंस चाहिए थी वो हमने अज्यूम कर ली थी। अब एक प्रॉब्लम देखते हैं और उसमें वो सारी कंडीशंस का तज़किरा करते हैं। उससे पहले एक रिमार्क है कि अगर एक फंक्शन एनालिटिक हो तो सी आर इक्वेशन जो है वो उस पर लाजमी तौर पे होल्ड करती हैं। ये तो हमने इसकी नेसेसरी जो कंडीशन थी फंक्शन की एनालिटिसिटी की उनमें भी चेक किया। लेकिन अगर सी आर इक्वेशन सिर्फ होल्ड कर रही हूँ तो आप फंक्शन के बारे वसूख से नहीं कह सकते कि वो एनालिटिक है या नहीं, क्योंकि फंक्शन के एनालिटिक होने के लिए अभी हमने थ्योरम प्रूव किया, उसमें हमने देखा कि फंक्शन के दोनों रियल और इमेजिनरी पार्ट यू और वी का कंटिन्यूस होना, उनके फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव का कंटिन्यूस होना ज़रूरी है, और फिर सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही हूँ तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन जो है वो एनालिटिक है। अगर सिर्फ सी आर इक्वेशन होल्ड कर रही हैं तो शायद u या v जो है वो खुद कंटिन्यूस ना हो या उनमें से कोई उनका पार्शियल डेरिवेटिव कंटिन्यूस ना हो, इस वजह से वो फंक्शन जो है वो एनालिटिक नहीं होगा। तो सी आर इक्वेशन के होल्ड करने से फंक्शन के बारे आप उसकी एनालिटिसिटी के बारे में नहीं बता सकते। ये हमने एक फंक्शन लिया कि अगर z जो है वो ज़ीरो हो तो फंक्शन भी ज़ीरो होता है, z जब नॉन ज़ीरो हो तो फिर फंक्शन आपका ये होगा। तो सी आर इक्वेशन इस पे जो है ना वो ऑरिजिन पे यानी 0 0 पे z ज़ीरो यानी x भी ज़ीरो और y भी ज़ीरो, 0 0 पे सी आर इक्वेशन तो सेटिस्फाई हो रही हैं, लेकिन फंक्शन का जो डेरिवेटिव है 0 पे वो होल्ड नहीं कर रहा। तो इसको देखना है, क्योंकि इसमें यही कहा गया कि अगर सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो फिर आप फंक्शन के बारे नहीं कह सकते कि वो एनालिटिक है या नहीं। तो यहाँ देखें सी आर इक्वेशन होल्ड कर रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी फंक्शन जो है उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा। डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है तो फिर हम उसके बाद देखते हैं कि फंक्शन एनालिटिक है या नहीं, क्योंकि एनालिटिक के लिए हमने यही देखा था कि फंक्शन जिस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है उस पॉइंट के नेबरहुड पॉइंट पे भी डिफरेंशिएबल हो तो हम कहते हैं कि ये फंक्शन इस पॉइंट पे एनालिटिक है। तो ये देखें फंक्शन हमने लिख लिया एफ ऑफ जी इक्वल टू 0 जब जी आपका 0 है, तो इसका मतलब इसके दोनों पार्ट जो है u और v वो भी 0 0 पे क्या होंगे, 0 ही होंगे, क्योंकि z 0 है तो इसका मतलब है x भी 0 है और y भी 0 है। तो जब फंक्शन ही 0 है तो u और v भी दोनों जो है वो 0 0 है। लेकिन एफ ऑफ जी जो है वो u प्लस योटा v हम लिखते हैं। अगर z आपका नॉन ज़ीरो हो तो फिर फंक्शन आपको ये दिया गया है, ये लिखा, तो इसमें से रियल और इमेजिनरी जो है पार्ट दोनों अलग अलग कर लिए, तो u आपको मिला एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और v मिला एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जब x और y दोनों जो हैं वो 0 नहीं है, क्योंकि z नॉन ज़ीरो पे है ये फंक्शन। अब क्या करते हैं हम पहले नंबर पे सी आर इक्वेशंस देखते हैं कि वो सेटिस्फाई कर रही हैं या नहीं कर रही, क्योंकि उसने हमें कहा हुआ है कि सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही हैं। तो हमें क्या करना है, हमें u और v के पार्शियल डेरिवेटिव जो है फर्स्ट ऑर्डर वो 0 0 पे चेक करनी है। तो ये डेफिनेशन हम पीछे लिख चुके हैं पहले, ये कि फंक्शन के डेरिवेटिव को हम इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं। तो ये डेफिनेशन हमने वहाँ पे अप्लाई की। ये देखें लिमिट x अप्रोचेस टू 0 u x0 माइनस u 0 0 बाई x माइनस 0, क्योंकि चेंज आ रही है सिर्फ x में, तो x को ही आप यहाँ पे रखेंगे, y जो है आप चेक भी 0 पे कर रहे हैं तो y यहाँ पे 0 होगा। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ये u था आपके पास, x को आपने रहने देना और y को 0 कर देना। जब y को 0 किया तो आपको क्या मिला, एक्स क्यूब बाई एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स क्यूब बाई एक्स स्क्वायर हमने लिख लिया। तो u 0 0 पे वैसे ही 0 है, x भी 0 रखेंगे y भी 0 रखेंगे तो वो 0 0 ये हमने लिखा हुआ है, ओवर x माइनस 0 यानी सिर्फ x ये लिखा।
तो ऊपर भी एक्स क्यूब नीचे भी एक्स क्यूब, 1 रह गया, इस पे लिमिट का कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो आपको पार्शियल डेरिवेटिव की वैल्यू 0 0 पर क्या मिली, 1 मिली। इसी तरह से हमने इसके बाकी जो पार्शियल डेरिवेटिव हैं वो मालूम किए, पार्शियल यू बाई वाई, पार्शियल वी बाई एक्स, पार्शियल वी बाई वाई, ये सारे पार्शियल डेरिवेटिव उसी वे से हमने फाइंड किए। तो हमने ये देखा कि यहाँ सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है। सी आर इक्वेशन क्या है, पार्शियल यू बाई पार्शियल एक्स और वी बाई वाई ये दोनों सेम होते हैं। तो यू बाई एक्स हमने मालूम किया, वो तो हमें मिला 1। अब वी बाई वाई देखना है, वी बाई वाई ये है, ये भी 1 है, तो इसका मतलब दोनों सेम है। इसके बाद पार्शियल वी बाई पार्शियल एक्स वो ये है, ये क्या मिल रहा है आपको 1, ये किसके इक्वल होना चाहिए, माइनस पार्शियल यू बाई पार्शियल वाई, और ये क्या है, ये भी -1, ये माइनस और इसकी वैल्यू जो है वो -1 है, तो ओवरऑल क्या बन गई 1, 1 इक्वल टू 1। सी आर इक्वेशन तो सेटिस्फाई हो रही है। अब हमें देखना है कि फंक्शन का डेरिवेटिव जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। डेरिवेटिव एग्जिस्ट होना चाहिए, फिर नेबरहुड पॉइंट पे भी एग्जिस्ट होना चाहिए, तो फिर हम कह सकते हैं कि फंक्शन जो है वो एनालिटिक है। तो हम इसका डेरिवेटिव चेक करते हैं। नाउ वी चेक एफ प्राइम जी एट जी इक्वल टू 0। डेरिवेटिव की जो डेफिनेशन है वो लिखी, लिमिट जी अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ जी माइनस एफ ऑफ 0 बाई जी माइनस 0। लिमिट जी अप्रोचेस टू 0, एफ ऑफ जी हमें पता है ये है, ये लिखा -0 बाय जी माइनस 0, जी जो है एक्स प्लस योटा वाई है। अब चूँकि जी अप्रोच टू 0 है तो इसका मतलब है कि एक्स और वाई दोनों अप्रोच टू 0 है। फंक्शन लिखा, ये चूँकि 2 वेरिएबल फंक्शन है तो इसको हम अलॉन्ग डिफरेंट पाथ चेक करेंगे। पहले मैं अलॉन्ग एक्स एक्सिस चेक कर लेता हूँ। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग चेक करना हो तो एक्स आपका अप्रोच टू 0 होगा और वाई आपका इक्वल टू 0 होगा। तो जहाँ जहाँ वाई आ रहा है इसमें इसको 0 कर दें, तो ये सेकंड टर्म सारी आपकी 0 होगी, रह गया आपके पास एक्स क्यूब इंटू 1 प्लस योटा बाय ये वाई भी 0, ये भी 0, नीचे भी आपके पास एक्स क्यूब रह जाएगा। तो ये एक्स क्यूब से कैंसिल 1 प्लस योटा रह गया। अब इसको अलॉन्ग आप पाथ 2 देखें, यानी वाई एक्सिस के अलॉन्ग, तो उसमें वाई अप्रोच टू 0 होता है और एक्स आपका इक्वल टू 0 होता है। तो जहाँ एक्स आ रहा है उसको 0 से रिप्लेस कर दें, तो आपके पास रह गया माइनस वाई क्यूब इंटू 1 माइनस योटा बाय वाई स्क्वेयर इंटू एयोटा वाई। ये इसको देखें, ये वाई क्यूब आ रहा है नामिनेटर में, डिनोमिनेटर में भी वाई क्यूब, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बाकी आपके पास 1 प्लस योटा रह जाएगा। अब इसको एक और पाथ के अलॉन्ग हम वाई इक्वल टू एम एक्स के अलॉन्ग देख लेते हैं, और क्योंकि वाई को हमने एक्स की टर्म में लिख ली है तो जो लिमिट है वो सिर्फ एक्स की रह जाएगी, एक्स अप्रोच टू 0। जहाँ जहाँ वाई आ रहा है उसको आप एम एक्स से रिप्लेस कर दें। ये हमने एम एक्स से रिप्लेस किया, इसमें भी एक्स क्यूब देखें, इस टर्म में भी है, इस टर्म में भी है, कॉमन कर लेंगे, नीचे भी, यहाँ भी आपके पास एक्स स्क्वायर यहाँ से होगा, एक्स यहाँ से होगा, ओवरऑल एक्स क्यूब मिलेगा, वो से कैंसिल हो जाएगा, बाकी सारी टर्म आपके पास एम की फॉर्म में रह जाएंगी। और ये सारी लिमिट आपकी डिपेंड कर रही है एम पे। जैसे ही आप एम को चेंज करेंगे तो आपको लिमिट की वैल्यू जो है वो डिफरेंट मिलेगी। तो हम यहाँ लिख लेते हैं लिमिट डिपेंड अपॉन एम। तो इसका मतलब क्या है कि ये दो लिमिट तो आपको सेम मिली थी, लेकिन यहाँ जैसे जैसे आप एम चेंज करेंगे तो आपको लिमिट जो है वो इनसे डिफरेंट मिलती जाएगी। अगर तो तमाम पाथ के लॉन्ग लिमिट की वैल्यू सेम मिल रही हो तो फिर हम कहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन अगर किसी भी पाथ के लॉन्ग लिमिट की वैल्यू डिफरेंट हो गई है तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्योंकि हम पीछे जो है ना एक थ्योरम देख चुके हैं कि अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो लिमिट यूनिक होती है। इसका मतलब क्या है कि लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो लिमिट हम किसकी देख रहे थे, हम तो डेरिवेटिव देख रहे थे। इसका मतलब क्या है कि डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट नहीं है। तो जब डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट नहीं तो फंक्शन जो है वो एनालिटिक ही नहीं, क्योंकि एनालिटिक होने के लिए पहले नंबर पर उसका डिफरेंशिएबल होना ज़रूरी होता है। तो फंक्शन तो डिफरेंशिएबल ही नहीं, लेकिन सी आर इक्वेशन इसमें सेटिस्फाई थी। तो इसका मतलब है कि अगर किसी फंक्शन पे सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही हूँ तो लाजमी नहीं कि वो फंक्शन एनालिटिक भी हो, लेकिन अगर कोई फंक्शन एनालिटिक हो तो उस पे सी आर इक्वेशन ज़रूर होल्ड करती है। अब फिर हमने ये रिमार्क लिख लिया है कि सी आर इक्वेशन जो है वो नॉट सफिशेंट टू शो डैट कि फंक्शन जो है वो आपका उस पॉइंट पे एनालिटिक है। सिर्फ सी आर इक्वेशन आपको गारंटी नहीं देती फंक्शन की एनालिटिसिटी के बारे में। उसके बाद हमने ये भी देखा कि अगर आपका डेरिवेटिव जो है जब आप y इक्वल टू एम एक्स सब्सिट्यूट करते हैं तो जो लिमिट आती है वो इंडिपेंडेंट ऑफ m हो, यानी m की वैल्यू चेंज करने से लिमिट पे कोई असर ना पड़ रहा हो, तो फिर तो आप कहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। लेकिन जैसे हमने पीछे देखा कि यहाँ जैसे ही आप m को चेंज करेंगे तो इसकी वैल्यू भी चेंज हो जाएगी,
तो ये लिमिट जो है डिपेंड अपॉन m है। तो जब डिपेंडिंग अपॉन m होगी तो फिर हम कहेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही तो फिर उसका डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा। उसी को अगर हम देखें, उसी एग्जाम्पल को हमने जब थ्योरम किया था सफिशिएंट कंडीशन वाला, उसमें हमने कहा था कि u और v जो हैं दोनों कंटिन्यूस होने चाहिए, इनके फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव भी कंटिन्यूस होने चाहिए, सी आर इक्वेशन भी सेटिस्फाई हों तो फिर फंक्शन जो है वो आपका एनालिटिक होता है। अब सी आर इक्वेशन तो हमने देख ली, वो तो सेटिस्फाई हो रही हैं, फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है तो एनालिटिक नहीं है। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो बाकी कंडीशंस हैं, बाकी उनमें से भी कंडीशन ऐसी है जो फुलफिल नहीं हो रही, तो वो हमने क्या देखनी है, वो हमने कंटिन्यूटी चेक करनी है u और v की और उसके पार्शियल डेरिवेटिव की। तो ये हमने u और v लिख लिए, ये ठीक है। सी आर इक्वेशन तो हम चेक कर चुके हैं, वो सेटिस्फाई हैं। अब हम ये भी जो है, ये अगर x और y आपके नॉन ज़ीरो हों तो ये भी आपको नज़र आ रहा है कि ये भी कंटिन्यूस है, यानी किसी पॉइंट पे आपको इसकी वैल्यू अनडिफाइंड नहीं मिलती जब x और y दोनों आपके नॉन ज़ीरो हों। तो ये तो दोनों कंटिन्यूस हैं। इनमें जो ये है, इसका हम फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x देख लेते हैं। ये u लिखा मैंने, इसका मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव ले लिया, तो उनके जो फर्स्ट डेरिवेटिव है उनका भी कंटिन्यूस होना ज़रूरी होता है। तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव मैंने लिखा, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव, उस पर मैंने क्या किया, y इक्वल टू mx अप्लाई किया, x अप्रोच टू ज़ीरो रखा। तो जब मैंने इसमें जहाँ जहाँ y था उसको mx से रिप्लेस किया तो मुझे एंड पे ये रिज़ल्ट मिल रहा है। अब ये आपको नज़र आ रहा है कि जैसे ही मैं m को चेंज करूँगा इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या कि इसकी लिमिट जो है वो m पे डिपेंड कर रही है, जिसकी वजह से ये जो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव है जिसकी हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं वो कंटिन्यूस नहीं है। तो इस तरह से भी आप बता सकते हैं कि फंक्शन एनालिटिक है या नहीं। तो यहाँ हमने देख लिया कि सी आर इक्वेशन तो सेटिस्फाई हैं, फंक्शन के दोनों पार्ट जो हैं वो भी कंटिन्यूस हैं, लेकिन जो u और v के पार्शियल डेरिवेटिव उनमें से पहला ही पार्शियल डेरिवेटिव हमने देखा, पार्शियल u बाई पार्शियल x, वो कंटिन्यूस नहीं है। इस वजह से भी हम कह सकते हैं कि गिवन फंक्शन जो है वो एनालिटिक नहीं है, अगर आप डिफरेंशिएबिलिटी नहीं भी चेक करते। तो ये हमने एक रिमार्क लिखा कि एफ ऑफ जी आपके पास u प्लस योटा वी है, तो इसके दोनों जो रियल और इमेजिनरी पार्ट हैं, अगर इन पे सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तो फिर तो बात ही ख़त्म होगी, फिर तो हम वैसे ही कह सकते हैं कि फंक्शन एनालिटिक नहीं। अगर सी आर इक्वेशन होल्ड कर रही हूँ तो फिर भी कंफर्म नहीं होता कि एनालिटिक होगा या नहीं, लेकिन अगर वो सी आर इक्वेशन ही होल्ड नहीं कर रही तो फिर तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन एनालिटिक नहीं है। जैसा कि ये एग्जांपल एक हमने लिखी, एफ ऑफ जी यू प्लस योटा वी इक्वल टू जी मॉड स्क्वायर। इसमें u जो है वो तो आपको मिल गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जबकि v आपको क्या मिलेगा, ज़ीरो। तो u के पार्शियल डेरिवेटिव पार्शियल u बाई पार्शियल x 2x, पार्शियल u बाई पार्शियल y 2y, और v तो है ही ज़ीरो, तो इसके दोनों जो है पार्शियल डेरिवेटिव वो भी ज़ीरो मिलेंगे। तो यहाँ देखें कि अगर आपका जो पॉइंट है जिस पे आप चेक कर रहे हैं वो ज़ीरो ना हो तो सी आर इक्वेशन जो है वो होल्ड नहीं करती। मसलन पार्शियल u बाई पार्शियल x का किसके इक्वल होना ज़रूरी होता है, पार्शियल v बाई पार्शियल y। तो ये 2x आ रहा है और ये 0 आ रहा है, तो 2x तो 0 के इक्वल नहीं होता। इन दोनों ने इक्वल तब होना है जब x भी आपका 0 हो। इसी तरह से पार्शियल u बाई पार्शियल y ये इक्वल होता है माइनस पार्शियल v बाई पार्शियल x के। ये 2y है, ये 0 है, तो 2y तो 0 के इक्वल नहीं होता। ये दोनों इक्वल तब होंगे जब y आपका 0 होगा। तो मतलब क्या कि जब तक x और y दोनों आपके 0 ना हों तब तक सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करती। और अगर x और y दोनों आपके नॉन ज़ीरो है, यानी z आपका नॉन ज़ीरो है, z नॉन ज़ीरो है तो x और y दोनों नॉन ज़ीरो, तो z नॉन ज़ीरो पे सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो ऊपर वाले रिमार्क की तर्जमानी हो जाती है, क्योंकि इस पे सी आर इक्वेशन जो है z नॉट इक्वल टू ज़ीरो पे सेटिस्फाई नहीं हो रही, लिहाजा ये जो एफ ऑफ जी इक्वल जी मॉड स्क्वायर है ये नॉन एनालिटिक फंक्शन है। इसके बारे हमने लिख दिया कि ये एनालिटिक नहीं है। इसके बाद एक हमने थ्योरम लिखा कि अगर हमने ये देखना हो कि फंक्शन एनालिटिक है या नहीं, तो उसमें ये देख लें कि उसमें कहीं जी बार तो फंक्शन के अंदर नहीं आ रहा। अगर जी बार फंक्शन के अंदर आ रहा है तो वो फंक्शन भी नॉन एनालिटिक फंक्शन होगा। मतलब
कि अगर आप क्या करें, फंक्शन आपको गिवन है, आप फंक्शन का डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू जी बार, तो वो डेरिवेटिव आपको मिले नॉन ज़ीरो, तो फिर फंक्शन आपका एनालिटिक नहीं होगा। और अगर उसका डेरिवेटिव जो है विद रिस्पेक्ट टू जी बार जो है वो आपको ज़ीरो मिले, तो इसका मतलब क्या है कि उसमें जी बार इन्वॉल्व नहीं है, तो फिर वो उस फंक्शन के जो है वो एनालिटिक होने के चांस होंगे जब वो अपनी सारी कंडीशन जो है नेसेसरी कंडीशन फुलफ़िल कर रहा होगा। तो यही है थ्योरम के प्रूव दैट द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक फॉर ए फंक्शन एफ ऑफ जी टू बी एनालिटिक इज़ दैट इट इज़ फंक्शन ऑफ जी अलोन, कि फंक्शन के एनालिटिक होने के लिए ज़रूरी है कि फंक्शन सिर्फ और सिर्फ जी का फंक्शन हो, उसमें जी बार इन्वॉल्व ना हो, इट डज़ नॉट इन्वॉल्व जी बार, यानी फंक्शन में सिर्फ और सिर्फ जी हो। तो जब जी होगा तो आप उस फंक्शन को जी बार के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको डेरिवेटिव क्या मिलेगा, ज़ीरो, क्योंकि उसमें जी बार होगा ही नहीं। और अगर उसमें जी बार होगा तो फिर डेरिवेटिव आपको क्या मिलेगा, नॉन ज़ीरो। इसलिए कि जब भी कोई फंक्शन जो है उसमें जी बार इन्वॉल्व हो तो वो फंक्शन नॉन एनालिटिक होगा, और अगर उसमें जी बार इन्वॉल्व नहीं यानी उसका डेरिवेटिव पार्शियल एफ भी पार्शियल जी बार ज़ीरो के इक्वल है, तो फिर उसके बारे देखा जा सकता है कि ये एनालिटिक है या नहीं। अगर तो जी बार है फिर तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि ये है ही नॉन एनालिटिक। जैसे किसी फंक्शन पर सी आर इक्वेशन होल्ड ना कर रही हूँ तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन नॉन एनालिटिक है। इसको प्रूव करते हैं, हम अज्यूम कर लेते हैं कि फ़ंक्शन एनालिटिक है। तो एनालिटिक फ़ंक्शन में हमें पता है कि सी आर इक्वेशन होल्ड करती हैं, वो हमने लिख ली। प्रूव हमने करना है क्योंकि हमने कह दिया कि ये एनालिटिक है, तो इसका मतलब क्या है कि उसमें जी बार इन्वॉल्व नहीं है, उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जी बार क्या होगा, ज़ीरो होगा। अब मुझे पता है जी जो है वो एक्स प्लस योटा वाई होता है, इसका कॉन्जुगेट एक्स माइनस योटा वाई होता है। अगर इन दोनों को मैं ऐड करूं तो मुझे मिलता है जी प्लस जी बार इक्वल टू 2x, और उसमें से x मुझे मिलेगा 1/2 जी प्लस जी बार। मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट करूं तो मुझे मिलेगा y इक्वल टू 1/2 अयोटा जी माइनस जी बार। अब ये जो x है इसको मैं विद रिस्पेक्ट टू जी बार डिफरेंशिएट करूं तो मुझे डेरिवेटिव मिलेगा 1/2। y को विद रिस्पेक्ट टू जी बार में डिफरेंशिएट करूं तो मुझे डेरिवेटिव मिलेगा -1/2 अयोटा। अब फंक्शन जो है उसका टोटल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जी बार मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, क्योंकि टोटल डेरिवेटिव में मुझे पता है चेन रूल का यूज़ करना पड़ता है। एफ तो मेरा फंक्शन ऑफ एक्स और वाई था, ठीक है, तो इसको मैं चेन रूल के तहत कैसे लिखूँगा, पार्शियल एफ बाई पार्शियल एक्स और पार्शियल एक्स बाई पार्शियल जी बार प्लस पार्शियल एफ बाई पार्शियल वाई बाई पार्शियल जी बार। ये चेन रूल का यूज़ किया है जब हम टोटल डेरिवेटिव लिखते हैं। इसमें पार्शियल एक्स बाई पार्शियल जी बार में फाइंड कर चुका हूँ 1/2 ये लिखा, और साथ पार्शियल एफ बाई पार्शियल एक्स माइनस पार्शियल वाई बाई पार्शियल जी बार भी मैं चेक कर चुका हूँ, ये -1/2 अयोटा मिला हुआ है, तो ये -1/2 अयोटा लिखा और साथ पार्शियल एफ बाई पार्शियल वाई। अब एफ मेरे पास यू प्लस योटा वी है, तो इसको मैं अगर विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करूँ तो मुझे मिलेगा पार्शियल एफ बाई पार्शियल एक्स इक्वल पार्शियल यू बाई पार्शियल एक्स प्लस योटा पार्शियल वी बाई पार्शियल एक्स, और विद रिस्पेक्ट टू वाई ये मिलेगा। ये मैंने इसलिए फाइंड किया कि मुझे यहाँ पे इनकी ज़रूरत है, तो दोबारा से मैं इसे लिखता हूँ 1/2 ये यानी वही इक्वेशन लिखी सारी, इसमें पार्शियल एफ बाई पार्शियल एक्स की जगह मैं ये लिख रहा हूँ -1/2 योटा, और पार्शियल एफ बाई पार्शियल वाई की जगह ये लिख रहा हूँ। ये लिखे सी आर इक्वेशंस का यूज़ किया यहाँ, ठीक है। तो जब मैं इसको कैलकुलेट करूँगा तो मुझे इसका रिजल्ट क्या मिलेगा, ज़ीरो। तो मैं रिजल्ट देख किसका रहा हूँ, पार्शियल एफ बाई पार्शियल जी बार का। तो मतलब क्या है कि फंक्शन मेरे में जी बार इन्वॉल्व नहीं है, इस वजह से इसका डेरिवेटिव मुझे क्या मिला है, ज़ीरो मिला है। तो अज्यूम हमने क्या किया था कि जब फंक्शन एनालिटिक होगा तो इसका मतलब है उसमें जी बार इन्वॉल्व नहीं होगा, ठीक है। इसकी एग्जांपल देखते हैं। उससे पहले एक रिमार्क है, इफ़ अ फंक्शन एफ ऑफ जी इन्वॉल्व जी बार, अगर किसी फंक्शन में जी बार इन्वॉल्व हो तो आप कोई कंडीशन भी चेक ना करें, ना सी आर इक्वेशन और ना कंटिन्यूटी चेक करें, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं उसके बारे में ये फंक्शन जो है ये नॉन
एनालिटिक फंक्शन है। जब भी फंक्शन में जी बार इन्वॉल्व होगा, मसलन ये फंक्शन हमने एक लिखा एफ ऑफ जी इक्वल साइन 16x प्लस 24 अयोटा वाई। जी मुझे पता है x प्लस योटा वाई और जी बार x माइनस योटा वाई होता है। इन दोनों का सम यानी रियल पार्ट जो है उसको मैं लिख सकता हूँ 1/2 जी प्लस जी बार, इमेजिनरी पार्ट को 1/2 अयोटा जी माइनस जी बार। अब x जो है इसको मैं 1/2 जी प्लस जी बार से रिप्लेस कर रहा हूँ और y को मैं कह रहा हूँ 1/2 अयोटा जी माइनस जी बार से। तो ये जब मैं कैंसिल आउट करूँगा तो मेरे पास रह जाएगा 8g प्लस जी बार और यहाँ रह जाएगा 12g माइनस जी बार। ये 8g और 12g ये बन जाएगा 20g और ये 8g बार माइनस 12g बार ये रह जाएगा माइनस 4g बार। अब देखें एफ ऑफ जी मेरे पास ये था, लेकिन जब इसको मैंने जी और जी बार की फॉर्म में लिखा तो मुझे एफ ऑफ जी क्या मिला, साइन 20g माइनस 4g बार। अब देखें इस फंक्शन में जी बार आ चुका है, तो जब भी किसी फंक्शन में जी बार इन्वॉल्व होगा तो आप उस फंक्शन के बारे वसूख से कह सकते हैं कि ये फंक्शन नॉन एनालिटिक फंक्शन है। क्यों कह सकते हैं, ये अभी हमने एक थ्योरम प्रूव किया ये कि अगर फंक्शन एनालिटिक हो तो उसमें जी बार इन्वॉल्व नहीं होगा, जी बार इन्वॉल्व होगा तो फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा। इसमें चूंकि जी बार आ चुका है इसका मतलब क्या है कि ये फंक्शन नॉन एनालिटिक है। तो यहाँ हमने नीचे लिख भी दिया क्योंकि इसमें जी बार इन्वॉल्व है, इस वजह से ये नॉन एनालिटिक फंक्शन है। अल्लाह हाफ़िज़।